Hello everyone, this is your Preeti ma'am with another educational video of class 6 chapter 9, the living organisms and their surroundings. So if you have missed the previous videos, links are given in the description box. Also, if you are new to my channel, don't forget to hit the bell icon after you follow the subscribe button to get latest updates and easy explanation of your textbooks. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and HOTS given in your textbook. Links are given in the description box. So this is part 4 of chapter 9. In this part, we are going to discuss about the characteristics of living beings. So now, without further ado, let's find out the different characteristics of living beings. Characteristic features of living beings. So the first characteristic feature is all living beings need food. सभी living beings को food चाहिए, खाना चाहिए. If we don't take food for long, we feel weak. If we don't drink water for long, we feel thirsty. तो अगर हम बहुत देर तक खाना नहीं खाएंगे तो हमें वीक फील होगा, और अगर हम बहुत देर तक पानी नहीं पिएंगे तो हमें बहुत प्यास लगेगी. राइट नाउ वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग द डे. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी टेक. हम पूरे दिन में बहुत सारे काम करते हैं जिनको करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से, खाने से. Now the domestic animals and pets show restlessness if not given food at the usual time. अब हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स या पेट एनिमल्स हैं वो भी बहुत सुस्ती दिखाएंगे, बहुत लेजी या बहुत ज़्यादा वीक शो करेंगे अपने आप को अगर उन्हें टाइम पे खाना नहीं मिले. राइट तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को खाना चाहिए एनर्जी के लिए. राइट Now, animals also need food to get energy for various activities they perform. तो जैसा मैंने बताया कि ह्यूमन बींग से नहीं, हम ही नहीं बल्कि जो एनिमल्स हैं उनको भी फूड चाहिए अपने आप को एनर्जी देने के लिए और बाकी सब काम करने के लिए. ठीक है. Now, what about plants? Plants also need food. Plants or trees do not eat food like us and animals. प्लांट्स को भी खाना चाहिए, बट हम नहीं देख पाते कि प्लांट्स वैसे ही खाना खा रहे हैं जैसे एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं. दे मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद से बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेके और वाटर लेके एंड सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, अनलाइक वी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ठीक है. सो प्लांट्स एंड ट्रीज विच मेक देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स. तो जो भी प्लांट्स एंड ट्रीज खुद से अपना खाना खुद बनाते हैं उनको कहा जाता है प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. नेक्स्ट फीचर क्या है? लिविंग बींग्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी. हम सांस लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन. सांस लेना एंड सांस छोड़ना. ठीक है. तो सब लोग रेस्पायर करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं एनर्जी के लिए. कैसे? वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग. हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते. क्लोज योर नोस्ट्रिल्स विथ योर फिंगर्स फॉर अ वाइल. आर यू कंफर्टेबल? अगर हम अपने नोस्ट्रिल्स को, अपने नाक को अपने फिंगर्स से 2 मिनट के लिए बंद कर दे, नाक दबा के बंद कर दे, तो क्या हम कंफर्टेबल फील करेंगे? ऑब्वियसली नो. नो. व्हेन योर नोज इज ओपन यू इनहेल, दैट इज टेक इन एयर. जब हमारी नाक खुली होती है तो हम अपने नाक से सांस अंदर लेते हैं. एंड ऑल्सो एक्सेल थ्रू आउट द एयर, और सांस छोड़ते हैं. राइट. Now the process of inhaling and exhaling air is called breathing. तो breathing का proper definition या breathing क्या है? The process of inhaling and exhaling of air is called breathing. हवा को छोड़ना एंड हवा को लेना मीन्स सांस लेना और छोड़ने को कहा जाता है ब्रीदिंग. ठीक है. ना ब्रीदिंग के टाइम पे क्या हो रहा है?
During breathing, oxygen is taken in and carbon dioxide, nitrogen, oxygen, that is the unused part of the air, and water vapor are thrown out. तो जब हम ब्रीद करते हैं तो हम अपने अंदर क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं. एंड जब हम ब्रीद आउट करते हैं मीन सांस छोड़ते हैं तो उसके अंदर और क्या क्या रहता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं, नाइट्रोजन रहता है एंड ऑक्सीजन रहता है जो कि अनयूज्ड रह गया. मीन्स हमारी बॉडी में जो यूज नहीं हुए उनको हम दोबारा से एक्सेल आउट कर देते हैं. राइट. Now breathing is also called external respiration. अब breathing को external respiration भी कहा जाता है. external respiration क्यों कहा जाता है? Because breathing क्या कर रहा है, सिर्फ surface वाला काम कर रहा है, वो हमारे cells के अंदर उस ऑक्सीजन को कैसे यूज कर रहा है वो नहीं बताता. हमें ब्रीदिंग से क्या पता चलता है कि हम सांस ले रहे हैं एंड सांस छोड़ रहे हैं, इसीलिए इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है. ठीक है. Now next given is breathing thus helps in the movement of gases from outside of the body and to outside of the body and from the body to outside. तो जैसा मैंने बताया it is the external process. सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ने को हम ब्रीदिंग कहते हैं. तो ब्रीदिंग क्या करता है, वो गैस की मूवमेंट को अलाउ करता है हमारी बॉडी के अंदर एंड बॉडी से बाहर. इस वाले प्रोसेस को हैंडल करता है ब्रीदिंग. ठीक है ना. ब्रीदिंग इज फास्ट व्हेन रनिंग, जंपिंग एंड डूइंग सम अदर एक्सरसाइज. तो ब्रीदिंग हमारी सांस लेना या छोड़ने वाला जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होने लगता है जब हम दौड़ रहे हों, स्विमिंग कर रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज वाला काम कर रहे हो. ना ऑल लिविंग बींग्स नीड एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज. हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि सभी लिविंग बींग्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए अपने काम को करने के लिए. तो ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड. ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. द फूड टेकन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इनसाइड इट्स बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी. तो ये जो फूड है वो हमें एनर्जी दे कैसे रही है, एक्चुअली हमें पता है कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, पर एक्चुअली ये फूड से हमें एनर्जी मिल कैसे रही है, क्योंकि ये जो फूड है वो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ब्रीदिंग के टाइम पे उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं. तो अगर हम रेस्पिरेशन का डेफिनेशन बोले तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी from the food due to its reaction with oxygen is called respiration. तो respiration क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का वो प्रोसेस जहाँ पे जो हमारा खाना जो हम खा रहे हैं वो जाके ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग के टाइम पे ले रहे हैं उसके साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ठीक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन अगर हम कहें तो ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, सिर्फ एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना. मीन्स बॉडी के अंदर बाहर जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज ब्रीदिंग. और बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उस गैस का मीन्स उस ऑक्सीजन का हमारे फूड के साथ रिएक्ट करना, उस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन. क्लियर. Next given is living organism breathe in oxygen from the air during respiration. Carbon dioxide and water vapor produced in the process are breathed out. तो living organisms क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं खुद में हवा से, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि इस प्रोसेस में फॉर्म हुआ, बिकॉज रेस्पिरेशन क्या है, वो रिएक्शन है, राइट. तो वो जो रिएक्शन के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस हुआ उसको दोबारा से वो थ्रो आउट कर देता है. ठीक है. तो एनिमल्स विच लिव इन वाटर सच एज फिश ब्रीद इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. अ फिश यूजेस इट्स गिल्स फॉर ब्रीदिंग. तो जो पानी में रहते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं उसको लेते हैं, किसकी हेल्प से, अपने गिल्स की हेल्प से. दे डू देयर ब्रीदिंग. ओके. व्हेन इन वाटर अ फ्रॉग ब्रीथ्स इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू इट्स स्किन, while on land it breathes through their lungs.
तो फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एक एम्फीबियन है, लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो फ्रॉग जो कि एक एम्फीबियन है, वो जो वाटर में रहता है तो वो ब्रीथ कैसे करता है? उनके पास तो गिल्स नहीं है, दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, वो अपने स्किन से ब्रीथ करता है जब वो वाटर पे होता है, और जब वो लैंड पे होता है तो वो अपने लंग्स से ब्रीथ करता है। ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज लिविंग बींग्स एक्सक्रीट बॉडी वेस्ट। लिविंग बींग्स जो अपनी बॉडी में एक्सक्रीट्स मीन्स जो अनयूज्ड या फिर वेस्ट मटेरियल्स है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं। ठीक है। मोस्ट लिविंग बींग्स ईट फूड ड्यूरिंग डाइजेशन, रेस्पिरेशन, some waste products are produced inside the body. These waste products are thrown out from the body in the form of urine, sweat, exhaled air or facial matter. ठीक है। तो क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? खाना खाते हैं, देन डाइजेशन के टाइम पे, उस खाने को पचाने के टाइम पे या रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है? बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं जिसको बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी है। इनफैक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको अपनी बॉडी से बाहर निकाल भी देते हैं। किस फॉर्म में? यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, एक्सेल्ड एयर मीन्स जो सांस हम बाहर फेंक रहे हैं, थ्रो आउट कर रहे हैं वो, या फिर फेशियल मैटर्स से। ठीक है। सो दीज आर द फॉर्म्स इन विच द वेस्ट फ्रॉम द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग थ्रोन आउट। क्लियर? The process by which a living body throws out the waste products produced inside the body is called excretion. तो excretion का definition क्या हुआ? वो process जिसकी मदद से living organisms अपने body में form हुए waste products को बाहर फेंकते हैं, that is called excretion. ठीक है। अब plants कैसे excrete करेंगे? Plants excrete water vapor and carbon dioxide through small pores on their leaves. तो plants कैसे excrete करते हैं? उनका जो waste है that is the water product, और अगर carbon dioxide है जो उनको excrete करना होता है, वो ये सब चीज़ें कैसे excrete करते हैं? अपने leaves पे जो small pores present है उसकी हेल्प से। हमें पता है कि उन pores को क्या कहा जाता है? Stomata. Yes, those small pores present on the surface of leaves are called stomata. तो leaves, plants क्या करते हैं? अपने leaves पे जो stomata present है उनकी मदद से अपने excretion करते हैं, अपने waste excrete करते हैं। Clear? Next, rubber plant Calotropis excrete lactose, a white sticky liquid. Now lactose is the source of natural rubber. ठीक है। अब लैक्टस जो है एक्चुअली क्या होता है? वो एक वाइट स्टिकी थिक लिक्विड होता है जो कि हमारे लिए रबर का सोर्स के हिसाब से भी काम करता है। ठीक है। नाउ ट्री लाइक एकेशिया स्क्रीट्स अ ब्राउन स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड गम। अब जो भी चीज़ एक्सक्रीट कर रही है मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूजफुल नहीं है, बट इट डजंट मीन कि वो किसी और के लिए यूजफुल नहीं होगा। जैसे प्लांट्स जो एक्सक्रीट करते हैं दैट इज द वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, जो भी वो एक्सक्रीट करते हैं वो किसी और के लिए यूज होता है। उसी तरीके से प्लांट ट्रीज जैसे कि एकेशिया हो गया, वो क्या स्क्रीट कर रहा है? वो स्क्रीट्स करता है ब्राउन स्टिकी सब्सटेंस जिसको हम गम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। लिविंग बींग्स जो होते हैं वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुलाइज मतलब क्या होता है? जो भी कोई भी एक ऐसी चीज जो कि अनयूजुअल है, मीन्स सडनली किसी का टेम्परेचर चेंज होना या कोई फॉल स्मेल निकलना, बैड स्मेल, या फिर लाइट, मतलब कोई भी ऐसे आउटसाइड फिनोमिना को रेस्पॉन्ड करना या आउटसाइड फिनोमिनन को कहा जाता है स्टिमुलाई। ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? वो आउटसाइड फिनोमिनन या सिचुएशंस को रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन फील। As a result, all living organisms respond to stimuli such as temperature, touch, light, sound, smell, etc. तो जैसे कि मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं? वो फील कर सकते हैं, और इसी वजह से वो डिफरेंट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, मीन्स उसके अंदर कुछ एक रिएक्ट करते हैं
जैसे वो स्टिमुलाई क्या क्या हो जाएंगे, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, स्मेल हो गया, या आवाज़ हो गई, साउंड हो गया. सो दीज आर द डिफरेंट स्टिमुलाई जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि वो फील कर सकते हैं चीज़ों को. Now all living organisms respond to stimuli moving towards or away from it. तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, उसके लिए रिएक्ट कैसे करते हैं, ईदर वो उस चीज़ के पास जाते हैं, दे मूव टूवर्ड्स इट, और दे मूव्स अवे मीन्स उससे दूर चले जाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैपन टू टच हॉट ऑब्जेक्ट यू विदड्रॉ योर हैंड. अगर गलती से आप किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं. मीन्स आप उस चीज़ से, आप उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, आप उस स्टिमुलाई से दूर जा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट हेयर हाई टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज स्टिमुलस. जो मैंने बताया, वो जो टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर है, वो एक स्टिमुलस है. एंड द क्विक विड्रॉल ऑफ योर हैंड इज द रिस्पॉन्स. और आपका जल्दी से अपने हाथ को हटा लेना उसके लिए एक रिस्पॉन्स है. ठीक है. ना एनिमल्स बिकम एक्टिव ऑन सीइंग फूड. हेयर फूड इज स्टिमुलस एंड बिहेवियर ऑफ द एनिमल इज रिस्पॉन्स. तो एनिमल्स क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब वो अपने खाने को देखते हैं. राइट. तो वो जो खाना है वो एक स्टिमुलस है, और उनका जो रिस्पॉन्स है, उनका जो बिहेवियर होगा वो उनका रिस्पॉन्स होगा. द इंक्रीज सक्रीशन ऑफ सलाइवा ऑन सीइंग योर फेवरेट फूड इज द रिस्पॉन्स टू द फ्लेवर ऑफ द फूड. जब हमें कोई अच्छा अपना फेवरेट खाना हम देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है. राइट. तो वो मुंह में पानी आ जाना हमारे फेवरेट खाने के प्रति, उस स्टिमुलस के प्रति हमारा रिस्पॉन्स होता है. ठीक है. देन अ ब्राइट फ्लैश लाइट ऑफ लाइट मेक्स यू विंक और क्लोज योर आईज. जब बहुत तेज़ रोशनी हमारे आंखों पे पड़ती है तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं या कहीं और देखने लगते हैं. राइट. तो जो लाइट है, हियर इज द स्टिमुलस. वो लाइट जो है वो स्टिमुलस है, और हमारी आंखों को कहीं और कर लेना, किसी और डायरेक्शन में देखना या आंखों को बंद कर लेना हमारा उस स्टिमुलस के लिए उसका रिस्पॉन्स है. ठीक है. अब प्लांट्स भी रिस्पॉन्स शो करते हैं स्टिमुलस के लिए. कैसे? लीव्स ऑफ द प्लांट टच मी नॉट ड्रूव ऑन टचिंग देम. टच मी नॉट प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, अगर आप उसको टच करें तो वो अपने आप क्लोज हो जाते हैं. तो ये उनका रिस्पॉन्स हुआ उस स्टिमुलस के प्रति. ठीक है. द टिप ऑफ द शूट मूव्स टुवर्ड्स लाइट. द मूवमेंट ऑफ द प्लांट दैट इज शूट टुवर्ड्स लाइट इज फोटोट्रोपिज्म. ठीक है. तो जो टिप होता है शूट का, वो हमेशा लाइट की तरफ फॉरवर्डली मूव करता है. ठीक है. तो उस लाइट की तरफ मूव करना, मूवमेंट जो है प्लांट का टुवर्ड्स लाइट, उसको हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म. ठीक है. अब फोटोट्रोपिज्म क्या है? इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट विच एक्ट एज द स्टिमुलस. तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? लाइट. और फोटोट्रोपिज्म क्या है? प्लांट का बिहेवियर है जो लाइट के प्रति है. मीन्स फोटोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुले दैट इज लाइट. क्लियर? नाउ द रूट्स ऑफ अ प्लांट ऑलवेज ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स. हमें पता है कि रूट्स जो है वो हमेशा मिट्टी के नीचे डाउनवर्ड्स की डायरेक्शन में ग्रो करता है. राइट. दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्लांट्स. और हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटी क्या होता है? चीज़ें हमेशा नीचे के साइड में मूव करेगी. तो ये जो रूट्स का हमेशा डाउनवर्ड्स में ग्रो करना इज एक्चुअली द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी. ये प्लांट्स का ग्रेविटी के तरफ रिस्पॉन्स होता है. सो इस प्रॉपर्टी, प्लांट के इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? जियोट्रोपिज्म. तो जियोट्रोपिज्म क्या हुआ? ये एक रिस्पॉन्स हुआ प्लांट्स का कौन से स्टिमुलस की तरफ? ग्रेविटी की तरफ. ठीक है. सो द जियोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी विच एक्ट एज अ स्टिमुलस. क्लियर? नेक्स्ट is living beings reproduce. Now all living beings produce young ones of their own kind. That is all living beings reproduce. So सभी living beings क्या होता है? अपने ही जैसा एक और offspring को बर्थ देते हैं. ठीक है. ईदर थ्रू बाय लेइंग एग्स भी दे सकते हैं, या फिर
प्रॉपर यंग वंस को बर्थ भी दे सकते हैं, बेबीज को भी बर्थ भी दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे। तो जैसा मैंने बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो ह्यूमंस, एनिमल्स जैसे कि काऊ, बफेलो, डॉग्स, ये सब क्या करते हैं, वो बेबीज को जन्म देते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर बेबीज। और कुछ अदर एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स, स्नेक्स, पिजन्स, ये सब क्या करते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ये अपने जैसा ही और अपने एग्जिस्टेंस को कैसे बढ़ाते हैं, लेइंग एग्स, बाय लेइंग एग्स, अंडे देके। ठीक है, सो दीज आर द टू वेज बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस। तो दो तरीके क्या है रिप्रोडक्शन के इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, दैट इज बाय गिविंग बर्थ टू देयर बेबीज एंड देन बाय लेइंग एग्स। क्लियर। नाउ प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं, मैंगो सीड प्रोड्यूस मैंगो प्लांट्स। तो प्लांट्स रिप्रोडक्शन का कैसे करते हैं, दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। क्लियर। अब लिविंग बींग्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है, लिविंग बींग्स ग्रो। तो यू मस्ट हैव सीन अ स्मॉल प्लांट ग्रोइंग इनटू अ ट्री इन अ फ्यू इयर्स टाइम। ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल चेंज। तो हमने देखा होगा कि प्लांट जो है, एक बेबी प्लांट, वो कुछ सालों में एक ट्री के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो अब ये जो ग्रोथ है ये इरिवर्सिबल है, मीन्स इसको रिवर्स करके आप दोबारा से उस ट्री को प्लांट में नहीं ला सकते। ठीक है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उल्टा नहीं किया जा सकता। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है जब एक बेबी दोबारा से एक एडल्ट में, मीन्स एक बेबी प्लांट एक अच्छा खासा बिग ट्री में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे ही हम और कहाँ ग्रोथ देख सकते हैं, पपी ग्रो हो रहा है डॉग में। देन दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ। नाउ ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन साइज एंड मास। तो ग्रोथ क्या है एक्चुअली, मास मीन्स उस चीज के मटेरियल में ग्रोथ होगा तो उसके साइज में ग्रोथ होगा, राइट। तो ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रो ऑन देयर ओन इन देयर साइज एंड मास। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से ही ग्रो होते हैं, उनका साइज, उनका मास भी ग्रो होता है। क्लियर। Next given in this topic is all living beings need food to grow. कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी में होने के लिए फूड की बहुत ज़रूरत है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। Plants make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight. And human and animals eat either plants and their products or meat or other animals. तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बना लेते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में। और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स के मीट को, फ्लेश को खाते हैं, वहां से उनको अपना फूड मिलता है। नाउ द ग्रोथ मे नॉट अकर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ एन एनिमल्स। तो थ्रू आउट द लाइफ, हमेशा जितने दिन हम जिंदा है उतने दिन तक ही हम ग्रोथ शो करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस ग्रो अप टू सर्टेन एज वेयर एज प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ्स। तो सभी ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ टाइम तक ग्रोथ शो करेंगे, ऐसा नहीं है। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या होता है, वो एक सर्टेन एज तक ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन प्लांट जो है अपने पूरे लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ है, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसकी वजह से है, इज ड्यू टू डिविजन ऑफ सेल्स इनसाइड देयर बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स होते हैं, राइट। तो उन सेल्स के डिविजन की वजह से हमारी बॉडी ग्रोथ होती है। तो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का रीजन क्या हुआ, डिविजन ऑफ सेल्स इन अवर और इन देयर बॉडीज। अब अगर हम कहें कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी तो ग्रो कर रहे हैं, मीन्स अगर हम इस बकेट, इस एग्जाम्पल को देखें, तो अगर कोई चीज़ नहीं है इस बकेट में, सिर्फ पानी है, तो इसका वॉल्यूम एक होगा ना। अगर उसके अंदर हमने एक बड़ा सा क्रिस्टल डाल दिया तो उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा, राइट। तो अब इसमें भी कुछ ग्रोथ शो किया है, वाटर के लेवल में ग्रोथ शो किया है, राइट। बट ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग्स इज ड्यू टू एडिशन ऑफ मैटर फ्रॉम आउटसाइड। बट जब नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ की बात आती है, वो तो खुद से नहीं होता, वो किसी बाहर की चीज़ को उस नॉन लिविंग चीज़ में ऐड करेंगे तो ही उसका मास और साइज इंक्रीज होगा, तो ही वो ग्रोथ शो करेगा। जैसे हमने यहाँ पे इस वाटर का एग्जाम्पल लिया,
वैसे अगर हम बैलून का एग्जाम्पल ले तो बैलून जो है वो नॉर्मली जस्ट अ फ्लैटर्ड वन, ठीक है, पर जब हम उसको हवा भरेंगे, मतलब बाहर से कोई चीज़ हम डाल रहे हैं, तब वो जाके अपना ग्रोथ शो करेगी। वो खुद से अपना ग्रोथ शो नहीं करेगी। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, खुद से ग्रोथ शो करते हैं। किसकी वजह से? सेल्स के डिविजन्स की वजह से। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फीचर इज लिविंग बीइंग्स हैव अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन। सभी लिविंग बीइंग्स का एक डेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है, मीन्स उनका जो बर्थ है वो कितने दिन तक रहेंगे एंड देन व्हेन विल दे डाई, ठीक है। उनका एक रेंज होता है कि अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने टाइम तक ही जिंदा रह सकता है, ठीक है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बॉर्न, ग्रो इनटू एडल्ट्स, गेट ओल्ड एंड फाइनली डाई। तो सभी का एक सेम जर्नल वे होगा, एक जर्नल फ्लो होगा, दैट इज कोई बॉर्न होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, बर्थ, दे विल गेट बर्थ, देन वो एडल्ट में कन्वर्ट होंगे एंड देन वो बूढ़े होंगे एंड देन फाइनली वो मर जाएंगे। सो दस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ सर्टेन डेफिनाइट period, that is each living organism live for certain definite period of time. The duration of time for which a living organism live is called its lifespan. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होगा जितने दिन वो जिंदा रह सकता है। इसी ड्यूरेशन को द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, तो यही ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहते हैं, जितने ड्यूरेशन के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो लाइफ स्पैन कहलाता है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट लाइफ स्पैन होगा, राइट। सो द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ एवरेज लाइफ स्पैन कुछ कुछ का दिया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो दैट इज 65 to 80 ईयर्स तक वो जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली, अनलेस एंड अनटिल उनको कोई बीमारी हो या कोई एक्सीडेंट हो। तो नॉर्मल अगर उसका लाइफ स्पैन हम देखें तो इट विल बी फ्रॉम 65 to 80। वैसे ही अगर हम हॉर्स की बात करें दैट विल बी 25 to 30 ईयर्स। अगर माउस की बात करें इट विल बी जस्ट 2 to 3 ईयर्स। सो दीज आर डिफरेंट लाइफ स्पैन, दैट इज एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है कि जो लाइफ सर्कल होता है उनका कैसे होता है। दैट इज बर्थ होगा, ग्रोथ होगा तो बेबी होगा, देन अगेन ग्रोथ होंगे, एडल्ट में फॉर्म होगा, देन अगेन देयर विल बी ग्रोथ, दे विल गेट इनटू एज्ड एंड देन फाइनली दे विल ग्रो एंड देन दे गेट डाइड, ठीक है। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो जब हमने बर्थ की बात की तो दे विल स्टार्ट विद द सिंगल सेल, मतलब उनका बर्थ से पहले भी जब उन लोगों ने फॉर्म होना स्टार्ट किया तो जब एक सेल था। नाउ दिस सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर। यूनि मीन्स वन, सेल्युलर मीन्स सेल। सो इन सिंगल सेल दैट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एमोबा, द नंबर ऑफ सेल रिमेन्स द सेम, दैट इज 1 थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। तो जब यूनिसेल्युलर की बात करें, ऐसा नहीं है कि यूनिसेल्युलर जो है वो नॉन लिविंग हो गया, नहीं। यूनिसेल्युलर मीन्स जिन ऑर्गेनिजम्स में एक सेल होता है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें क्या होगा, जब ग्रोथ होगा तो उनका नंबर ऑफ सेल्स नहीं चेंज होगा, वो उनके लाइफ टाइम तक 1 ही रहेगा। और मल्टी सेल्युलर के केस में क्या होगा, मीन्स हम जो है, एनिमल्स जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, ये सब मल्टी सेल्युलर है, उनमें नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज ड्यू टू सेल डिविजन। उनमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा बिकॉज सेल डिविजन कंटिन्यूसली होता रहेगा। 1 सेल से स्टार्ट होगा एंड देन देयर विल बी बर्थ, देन इट विल ग्रो इनटू अ बेबी, देन देयर विल बी एन अडल्ट, एज्ड एंड देन फाइनली डेथ, ठीक है। सो दिस वाज होल थिंग अबाउट द लाइफ स्पैन। नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट। ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक मूवमेंट शो करते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स सी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव। द मूवमेंट में अकर इन द होल बॉडी
ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट ऑफ इट। अब वो मूवमेंट सिर्फ कोई पर्टिकुलर पार्ट में भी हो सकता है या फिर पूरी बॉडी मूवमेंट भी शो कर सकती है। तो मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे उसको कहा जाता है लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में क्या इन्वॉल्व हो रही है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। मीन्स जब हम वॉक कर रहे हैं तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। तो इसीलिए लोकोमोशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ होल बॉडी। ठीक है, इट कुड बी रनिंग देन वॉकिंग, ये सब लोकोमोशन में आएगा जब हमारा पूरा बॉडीली मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। नाउ द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या कहना आएगा, जब हम जस्ट एक जगह पे खड़े हैं, हमारा कोई बॉडी पार्ट का पोजीशन किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे मूवमेंट। अब मूवमेंट को समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं, दैट इज जब हम एग्री या डिसएग्री करते हैं, अपने हेड को हिला के हम बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं है। तो जब हम एग्री या डिसएग्री कर रहे हैं तो हम अपने हेड को शेक करते हैं। अब इस हेड के शेकिंग को ही कहा जाता है मूवमेंट ऑफ हेड। मीन्स ये एक मूवमेंट हुआ, अपने हेड को जो उसका एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में शेक करना, दैट इज जस्ट अ मूवमेंट। क्लियर, नॉट लोकोमोशन। लोकोमोशन में फुल बॉडी इन्वॉल्व होगी, मूवमेंट में जस्ट एक पर्टिकुलर पोजिशन चेंज होगा किसी पार्ट का विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस। क्लियर। सो फॉर मूवमेंट energy and coordination between different organ systems are required। तो मूवमेंट के लिए एनर्जी और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का जो एक कोऑर्डिनेशन होता है वो ज़रूरी होता है। ऑल एनिमल्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। तो सभी एनिमल्स का हमें पता है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होगा, वो जो खाना खाएंगे उनको जो न्यूट्रिशन मिलेगा, और रेस्पिरेशन के थ्रू, क्योंकि रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन होता है वो रिएक्ट करता है खाने के साथ और हमें एनर्जी देता है। ठीक है, सो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन से ही सभी एनिमल्स को अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का मौका मिलेगा। ठीक है, नाउ प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड टू इट्स पोजीशन बट सम ऑफ इट्स पार्ट्स कैन शो मूवमेंट। प्लांट्स को हमने देखा है कि वो इधर उधर घूम फिरते नहीं हैं, वो अपने पोजीशन पे फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स मूवमेंट शो करते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन अ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रोपिज्म। तो हमने थोड़ी देर पहले फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म पढ़ा था। फोटो मीन्स लाइट, जियो मीन्स जो अर्थ का जो ग्रेविटी है उसकी वजह से, राइट। तो कोई भी स्टिमुलस की वजह से जब प्लांट अपना मूवमेंट शो करता है तो उसको कहा जाता है ट्रोपिज्म। ठीक है, तो टिपिकल मूवमेंट प्लांट्स का कुछ देख लेते हैं, दैट इज बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स सनलाइट। सनलाइट के थ्रू मीन्स लाइट स्टिमुलस है, यहाँ पे लाइट स्टिमुलस के लिए अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो दैट विल बी फोटोट्रोपिज्म। देन मूवमेंट ऑफ रूट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स मीन्स टुवर्ड्स द अर्थ में जो एक ट्रोपिज्म है, मतलब अर्थ इज अ स्टिमुलस, ग्रेविटेशन इज द स्टिमुलस, उस ग्रेविटी के रिस्पॉन्स जो कर रहा है दैट विल बी कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमाटा टू कंट्रोल वाटर लेवल इन लीव्स। तो गार्ड सेल्स को कब ओपन करना है, कब क्लोज करना है, ताकि जो स्टोमाटा के थ्रू वाटर लॉस है या वाटर कंट्रोल कैसे करना है, दैट ऑल मूवमेंट्स comes under hydrotropism. Hydro means water and tropism means, obviously we just got to know, that is the movement of plants towards the stimulus. ठीक है, तो पानी के लिए जो रिस्पॉन्स होता है that is hydrotropism. Next is movement of a plant neither in direction nor away from stimulus is called nastism. तो प्लांट्स का मूवमेंट उसकी डायरेक्शन पे भी नहीं, उससे अवे भी नहीं, मीन्स उसकी तरफ भी नहीं, उससे दूर भी नहीं, उस स्टिमुलस के, तो उस चीज़ को कहेंगे, उस मूवमेंट को कहेंगे नेस्टिज्म। ठीक है, दैट इज बेंडिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिज्म। तो नेस्टिज्म क्या है, जो स्टिमुलस की तरफ भी नहीं मूव करेगा, उससे दूर भी नहीं मूव करेगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा, टच मी नॉट प्लांट को जब हम
हाथ या लगाते हैं तो उसके लीव्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो स्टिमुलस की तरफ भी नहीं गया, उससे दूर भी नहीं गया, तो इसीलिए दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिज्म। क्लियर। नेक्स्ट गिवन इज flowering and seed germination in plants are regulated by duration of light. Here it is duration of light. लाइट कितनी देर तक उस फ्लावरिंग या फिर उस सीड पे पड़ रही है उस पे डिपेंड करके वो जर्मिनेट होगा। तो दैट इज नॉट ओनली लाइट बट लाइट का टाइम ड्यूरेशन भी इस पे इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो लाइट के लिए हमें पता था उसको कहा जाता था फोटोट्रोपिज्म। अब लाइट के साथ जब उसका ड्यूरेशन भी जुड़ रहा है तो दैट रिस्पॉन्स विल बी नोन एज फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियोडिज्म इज यूज्ड फॉर द ड्यूरेशन। क्लियर। नाउ द लीव्स ऑफ एक्सेल्स रिमेन ओपन ड्यूरिंग डे एंड फोल्ड अप एट नाइट। अब कुछ ऐसे लीव्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, डे के टाइम पे ओपन होते हैं एंड रात के टाइम पे दे गेट क्लोज, ठीक है। तो जो लीव्स मीन्स डे टाइम पे वो ओपन हो रहे हैं, रात को वो क्लोज हो रहे हैं, मीन्स वो भी एक लाइट की तरफ रिस्पॉन्स कर रहे हैं लेकिन एक ड्यूरेशन तक, राइट। तो इसीलिए वो दैट विल ऑल्सो कम अंडर फोटो पीरियोडिज्म। क्लियर। नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स हैव स्ट्रक्चर। हर लिविंग थिंग्स का एक स्ट्रक्चर होता है। लेट्स सी। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो हमने जैसे बताया था कि सेल डिवीजन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक स्मॉल यूनिट से तैयार होते हैं जिसको कहा जाता है सेल्स। तो सेल्स एक्चुअली क्या है, वो एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मीन्स सेल जो है वो लिविंग होता है एंड वो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लाइफ का, ठीक है। सो सेल्स को डिस्कवर किसने किया था, वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1965। तो इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। All cells are generated from a single cell due to cell division. During growth of a living organism, the number of cell increases. Cell is in any living organisms are of different shapes, size and perform different functions. तो जितने भी सेल्स जनरेट होते हैं वो एक्चुअली सिर्फ एक सेल से ही जनरेट होते हैं, ठीक है। कैसे, उस सेल्स का डिवीजन होते 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 देन और भी नंबर ऑफ सेल्स जनरेट होते हैं, मींस नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन वो सब बनते हैं या जनरेट होते हैं सिर्फ एक सेल से, सेल डिवीजन की मदद से, ठीक है। अब सेल डिवीजन की वजह से जो इतने सारे सेल्स हुए, ये सारे सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होंगे वो डिफरेंट शेप के होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे एंड डिफरेंट काम कर रहे होंगे, उनके फंक्शंस डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल सेल। थोड़ी देर पहले हमने इस वीडियो में ही पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, या फिर दीज आर कॉल्ड सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनको हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं या फिर सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे एमोबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गए, ये सब क्या है, सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स ये सब यूनिसेल्यूलर है, ठीक है। तो इनके कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके लिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमोबा। एमोबा का एक्चुअली डेफिनाइट स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो अपना जो शेप है वो चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द फूड इट इज गेटिंग। जब भी वो कोई खाना देखता है उसी तरीके से अपनी बॉडी को मूव करता है एंड उसका शेप एंड साइज अलग होता है, ठीक है। So there are few pictures given for you of paramecium, bacteria, yeast. These are all the single-celled organisms, also called unicellular organisms. The multicellular organisms में हमें क्या पता है? It can be human beings, animals,
ठीक है, तो ये सब में एक से ज़्यादा सेल्स होंगे जो कि एक सिंगल सेल से जनरेट होंगे बाय सेल डिवीजन। क्लियर। और इन सब में जितने भी सेल्स होंगे दैट इज ऑफ डिफरेंट शेप के होंगे, साइज के होंगे और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे। क्लियर। Okay, so students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of this chapter. So today we have learned about different characteristics features of living organism. In our next video, we will start discussing the exercise questions of this chapter. Till then, stay tuned and thank you.